कहानी की शुरुआत एक क्लिनिक से होती है जहां हमें हमारी फीमेल लीड सु दिखाई जाती है जो कि 4 वीक्स प्रेग्नेंट है। डॉक्टर उससे कहती है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में फीटस डिफॉर्म्ड है, उस फीटस में एक पूंछ भी डिटेक्ट हुआ है। बाहर बहुत सारी लड़कियां ये बात खड़े होकर सुन रही होती हैं। उनमें से एक लड़की सिन उसका मजाक बनाती है। सू उससे कहती है तुमने ही मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सू को सिन और उसके फ्रेंड्स बहुत इंसल्ट करते हैं। वे सब मिलकर सू को एक चर्च में बंद कर देते हैं। वे लोग यह भी कहते हैं कि चर्च में एक पागल आदमी रहता है। वे लोग उसे चर्च में लॉक करके चले जाते हैं। वह जगह बहुत ही सुनसान और डरावनी सी लगती है। वहाँ एक लड़का जो हमारा मेल लीड जिन, जो कि वुल्फ क्लैन के लीडर है, जंजीरों से बंधा हुआ है और खुद से कहता है आज रात पूर्णिमा की रात है। यही वह टाइम है जब मेरे वुल्फ किंग क्लैन के लोग फिजिकल रिलेशन में एंटर करते हैं, जो यह लड़की क्लैंसमैन के थ्रू भेजी गई है। शायद यह मेरी किस्मत का हिस्सा है ताकि मैं वुल्फ किंग की ब्लड लाइन को इनहेरिट कर सकूं। तभी वह सू को देखता है। उसे सू की बॉडी पर लोटस बर्थमार्क भी दिखता है और वह उसे किस करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन हम स्कूल का देखते हैं जहाँ टीचर सू को आकर कहती है तुम ये सब हरकतें कर रही हो यहाँ पर। वह कहती है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। टीचर कहती है ऐसे लोग स्कूल में रहने के लायक नहीं होते, तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट सीन हम चर्च का देखते हैं जहाँ एक कार आकर रुकती है। उस कार से एक आदमी और उसके लोग निकलते हैं। वे लोग चर्च के अंदर जाते हैं। वे लोग अपने लीडर जिनको बताते हैं एल्डर बाई अपने हीट साइकिल के फेज से गुजर रहे हैं। जिन पूछते हैं जो लकी मैग्नेट आपने भेजा था वह कहाँ है, बाकी लोग कहाँ हैं। वह आदमी कहता है मैं यहाँ किसी को नहीं लेके आया। जिन कहते हैं आखिर वह औरत कौन थी। उसकी बॉडी पर लोटस का बर्थ मार्क था। वे लोग अपने लीडर से पूछते हैं क्या आप पहली बार फिजिकल हुए हो। जियाहाओ जरूर उसे वुल्फ प्रिंस के ऑफस्प्रिंग से प्रेग्नेंट कर देगा। उस औरत की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि शुरू करके बीच में ही सब छोड़कर भाग गई। दूसरा आदमी कहता है बात इज्जत से करो। अगर वह सच में वुल्फ किंग की ब्लड लाइन हमें दे देती है तो वह हमारे क्लैन का सबसे बड़ा बेनिफैक्टर होगा। जिन कहते हैं कि हम वुल्व्स अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही पार्टनर रखते हैं। जाओ पूरी जिन फैमिली को मोबिलाइज करो, उस औरत को ढूंढ निकालो। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं एक हॉस्पिटल का जहाँ सू जो की प्रेग्नेंट थी उसका बेबी हो गया है और वह अपने छोटे से बच्चे की टेल को छुपाती है और कहती है इसे हमेशा छुपा कर रखना होगा ताकि कोई देख ना पाए, नहीं तो सब तुम्हें अजीब इंसान समझेंगे। सो डॉक्टर के पास जाती है और अपने बेटे की टेल की सर्जरी के बारे में पूछती है। वह उनसे सर्जरी का कॉस्ट भी पूछती है। डॉक्टर उसे 2 लाख युआन बताते हैं। उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं। वह डॉक्टर से कहती है मैं पैसे अरेंज करूंगी। वह अपने बच्चे को लेकर पार्क में जाती है जहाँ सब स्कूल के बच्चे खेल रहे थे। वह बच्चा कहता है मम्मा मुझे भी स्कूल जाना है। वह उसे समझाती है कि जब मम्मा जॉब करेगी और उनके पास पैसे होंगे तब वह उसे स्कूल भेजेगी। जिनकी कार उसी पार्क के पास से क्रॉस हो रही होती है। उसे उस बच्चे की टेल दिखाई देती है। वह अपने ड्राइवर से कहता है क्या तुमने उस बच्चे की टेल देखी, आपको जरूर हेलुसिनेशन हुआ है। वह औरत तो कब का वुल्फ कब्स को जन्म दे चुकी होगी। लगभग 6 साल हो गए। अब तक तो वे बड़े भी हो गए होंगे, फिर भी सर्च अब भी खत्म नहीं हुई। लीडर कहते हैं क्या हम उन बच्चों पर नजर रखें जिनके पास टेल हो। उसके लिए अकेला वुल्फ कब्स को पालना बहुत मुश्किल रहा होगा। अगर तुम उससे कहीं मिलो तो उसके साथ बहुत इज्जत से पेश आना। हमारा वुल्फ क्लैन उस पर एहसानमंद है, हम उसके कर्जदार हैं। वह ड्राइवर कहता है आप सही कह रहे हो। टीम लीडर वैसे आपका डॉग खो गया है। क्लीनिंग स्टाफ कैनेल का डोर बंद करना भूल गया था। वे रिजाइन कर चुके हैं और अब नए लोग हायर किए जा रहे हैं। सो एक न्यूज़पेपर में ऐड देखती है जहाँ क्लीनिंग स्टाफ की जरूरत है। इस काम के लिए बहुत अच्छी सैलरी दे रहे हैं वे लोग। सो उस जगह पहुंच जाती है जॉब के लिए अप्लाई करने। सो वहाँ सिन से मिलती है। सिन उसे टॉन्ट मारने लगती है तुम सू हो ना जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। तुम यहाँ पर क्लीनिंग जॉब के लिए आई हो। अगर ये यहाँ जॉब करेगी तो मैं इससे अपना बदला वापस ले सकती हूँ। मेरे लुक्स के साथ मैं 3 साल से मास्टर जिन के साइड में हूँ। उन्होंने ठीक से देखा भी नहीं होगा तुम्हें। तुम जैसी लड़की हिम्मत कैसे हुई मास्टर जिन के सामने आने की। मुझे लगता है इसे तो पक्का इंसल्ट करके निकाल दिया जाएगा। जिनका सेक्रेटरी उससे कहता है टीम लीडर फुल मून आने वाला है। अपने सालों से हीट साइकिल की वजह से बहुत सफर किया है। आपको जल्दी कोल्ड हो जाता है, कुछ गर्म खा लीजिए, बॉडी वार्म हो जाएगी। वे कहते हैं मुझे कोल्ड है, हाइड्रेंजिया काम नहीं आएगा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। सेक्रेटरी कहते हैं फुल मून की रात करीब आ रही है, वह लड़की का भी पता नहीं चला है अभी तक। जिन कहते हैं मैं वेयरवुल्फ क्लैन का मेंबर हूँ और मेरी स्मेल बहुत सेंसिटिव है। सर्दी ठीक होते ही मैं उसे उसकी खुशबू से पहचान लूंगा। तभी अचानक जिन को कुछ होने लगता है। सेक्रेटरी कहते हैं टीम लीडर आपका हीट साइकिल जल्दी आ गया। जिन कहते हैं मैं हैंडल कर सकता हूँ। सेक्रेटरी कहता है आप अपनी वर्जिनिटी ऑलरेडी लूज कर चुके हो और आपके पास कोई पार्टनर भी नहीं है। हीट साइकिल सिर्फ एक बार होता है। सिचुएशन डेंजरस है। पिछली बार आप मुश्किल से बचे थे। मैं आपकी सेफ्टी के लिए एक डिसीजन लेना चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो मैं अरेंज करूंगा कि आपके हीट साइकिल के दौरान कोई लड़की आपके साथ हो। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्लीनिंग जॉब के लिए इंटरव्यू देने आती है जिनके सामने। वहाँ सू भी आती है। उन सब लड़कियों को देखकर सोचती है क्लीनिंग स्टाफ भी इतनी हॉट होती है क्या, लगता है आज कोई चांस नहीं है मेरा। लड़कियां सू के ड्रेसिंग सेंस को देखकर हंसने लगती हैं। कहती है तुम्हारी ऐसी क्वालिफिकेशन के साथ जॉब के लिए अप्लाई करने की हिम्मत कैसे हुई। जिनको फिर से उस लड़की की खुशबू आ रही होती है। सेक्रेटरी कहते हैं
चलो एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दो और अपनी स्पेशल स्किल दिखाओ। सभी लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन देने लगती हैं। सो अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी जिनको वापस से उस लड़की की खुशबू आ रही होती है, वह अपने सेक्रेटरी से यह बात कहते हैं। वह जवाब देते हैं, टीम लीडर आपकी स्मेल चली गई है। आप कैसे किसी लड़की की खुशबू महसूस कर सकते हो? ड्रामा मत कीजिए। सो अपना इंट्रोडक्शन देती है। मेरा नाम सुसुयान है। मैं 6 साल से क्लीनिंग करती हूँ। मेरी स्पेशलिटी क्लीनिंग है और बच्चों का ख्याल रखना है जिनको सु पसंद आ जाती है। और सेक्रेटरी उससे कहता है, तुम सिलेक्ट हो गई हो? सु सरप्राइज्ड होकर पूछती है मैं। सभी लड़कियां पूछने लगती हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? किस बेसिस पे? तभी सेक्रेटरी बाकी सब लड़कियों को वहां से जाने के लिए कहते हैं। सिन देखकर शॉक्ड हो जाती है कि आखिर सु कैसे सिलेक्ट हो गई। वह इतनी आसानी से जिनकी सेक्रेटरी बन गई। मुझे प्रेसिडेंट को उसके पास्ट के बारे में बता देना चाहिए कि वह किस तरह से स्कूल में प्रेग्नेंट हो गई थी। जिनसु को देखते हैं और सोचने लगते हैं कि इसे मैंने पहले भी कहीं देखा है। सु को भी जिन का चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। सु सेक्रेटरी से पूछती है, क्या मैंने इंटरव्यू पास कर लिया है? वे कहते हैं, हाँ तुम यहीं रुक सकती हो। बिना ट्रायल पीरियड के ही पास हो गया। वह जिनसे पूछती है, क्या आपको कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज नहीं कराना था? बॉस, आप किचन में कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं या टॉयलेट में या शायद बालकनी में? इन 3 जगहों पर मैं अपनी प्रोफेशनल स्किल्स अच्छे से दिखा सकती हूँ। जिन कहते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यहीं ट्राई करो। सु कहती है, ठीक है, मैं अब शुरू करती हूँ। नीचे सेक्रेटरी और बाई दोनों उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी वहीं सिन आती है। कहती है, ये औरत पहले क्लीनर थी, बाहर जाकर दूसरे लोगों को सिड्यूस करती थी, बट सेक्रेटरी उसे चुप करा देते हैं और वहां से भगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में सु कहती है, मैं अब शुरू करती हूँ, लेकिन यहाँ कोई टूल्स ही नहीं है। अचानक से जिन उसे पकड़ के अपने पास ले आता है। सु उनसे पूछती है, आखिर आप क्या करना चाहते हो? वह कहते हैं, क्या तुम बस प्रोफेशनल बनने का ड्रामा कर रही हो? सु कहती है, आप जो भी रोल आप चाहो वह एक्ट कर सकती हूँ। आप जो चाहोगे मैं करूंगी। जिन उसे अपने पास लाता है। सु उनको अपने से दूर करती हुई कहती है, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। बॉस, शायद आप गलत समझ रहे हो, मेरा वह मतलब नहीं था। जिन पूछते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? सु कहती है, मैं सच में यहाँ क्लीनिंग जॉब के लिए अप्लाई करने आई हूँ। जिन वापस से सु के पास आने की कोशिश करते हैं तो सु उन्हें एक थप्पड़ लगा देती है। तभी सेक्रेटरी वहां आते हैं और पूछते हैं, टीम लीडर ये क्या है? उस औरत ने हिम्मत कैसे की आपको मारने की? मैं अभी जाके उसका थोबरा बिगाड़ कर आता हूँ। जिन कहते हैं, जरूरत नहीं है, मैंने ही उसे मारा था, वो मुझे कैसे मार सकती है? लड़कियां सच में इंटरेस्टिंग होती हैं। वैसे जाकर इस लड़की का बैकग्राउंड चेक करो, मुझे कल तक रिपोर्ट चाहिए। तुमने नोटिस किया? सेक्रेटरी एल्डर बाई से कहते हैं, ग्रुप लीडर का स्ट्रेस और अजीब बिहेवियर काफी कम हो गया लगता है ये काफी इफेक्टिव रहा। इस लड़की को रखना ही पड़ेगा। सेक्रेटरी कहते हैं, लेकिन वह तो गुस्सा होकर जा चुकी है, अब इसे कैसे रखेंगे हम? एल्डर बाई कहते हैं, कंपनी को क्लीनिंग सर्विस की जरूरत नहीं है क्या? थोड़ा दिमाग यूज नहीं कर सकते? ग्रुप को ही इसे रिक्रूट करने दो। सेक्रेटरी तुरंत सिन को कॉल लगाते हैं। कहते हैं, क्या आप ग्रुप के एचआर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हो? क्लीनिंग लेडी जिसका नाम सु है, उसे ग्रुप के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन हो सकता है बाद में वह जिनकी पर्सनल सेक्रेटरी भी बन जाए। ये सुनकर सिन को गुस्सा आता है। वह सोचती है, तुम मुझे रिप्लेस करना चाहती हो? सु को स्कूल से कॉल आता है कि तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ हो गया है, जल्दी से स्कूल आ जाओ। सु कहती है, क्या कहा तुमने? बेई ट्रबल में है? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ओए बदमाश, जल्दी अपनी माँ को बुलाओ कॉम्पनसेशन देने के लिए। सु आकर पूछती है, बेबी तुम ठीक हो ना? तो कहता है, मम्मा देखो ना क्या हो रहा है। वह लेडी कहती है, क्या तुम इस बदमाश की माँ हो? इसने मेरे डॉग को केज से भगा दिया। सु कहती है, ओह मुझे माफ कीजिए। वह लेडी कहती है, सिर्फ सॉरी बोलने से क्या घंटा कोई फायदा होगा? मेरा डॉग इम्पोर्टेड है, जल्दी 10,000 युआन निकाल कर दो। सु कहती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वह लेडी कहती है, अगर पैसे नहीं है तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। सु कहती है, अरे पुलिस मत बुलाइए, क्या मैं अभी के लिए उधार रख सकती हूँ? मैं आपको लिखित कॉन्ट्रैक्ट दे देती हूँ। वह लेडी कहती है, ठीक है, अगर अगले महीने पैसे वापस नहीं किए तो ब्याज लगा के पैसे लूंगी, और वरना मैं किसी को भेजकर तुम्हें मरवा भी सकती हूँ। चाचा विधायक है हमारे, समझी? सु बेई से कहती है, बेबी तुमने जानबूझकर प्रॉब्लम क्रिएट की है, मम्मा पर ऑलरेडी इतना बड़ा कर्ज है। बेई कहता है, मम्मा वह औरत डॉग की असली ओनर नहीं है, पप्पी चोरी हुआ था। सु उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता? वह कहता है, क्योंकि पप्पी ने मुझे बताया। सु शॉक्ड होकर पूछती है, तुम पप्पी की बात समझ सकते हो? बेई कहता है, बिल्कुल मम्मा, मैं समझ सकता हूँ। आप अभी भी मुझ पर यकीन नहीं कर रही हो। यकीन करो या ना करो, हर बच्चा एक मैजिशियन होता है। सु उसे गले लगाकर कहती है, ओह मेरा बेबी के पास सुपर पावर्स है। बेई कहता है, मैं पप्पी की बात समझ सकता हूँ। सु कहती है, लेकिन हमें सबूत चाहिए बैड गाइज को पकड़ने के लिए। सिनकार में सु का पीछा करती है और उसे बच्चे की टेल देख लेती है। कहती है, अच्छा तुमने तो इस अजीब बच्चे को जन्म दिया है। अगर मिस्टर जिन को पता चल गया, जो ऐसी चीजों से बहुत नफरत करते हैं, तो पता नहीं वह इतना गुस्सा हो जाएगा कि तुम्हें सता सता कर मार ही डालेगा। वह अपने फोन में फोटो भी ले लेती है। सु उसकी टेल देखकर कहती है, क्या मम्मा ने तुम्हें इसे छुपाने को नहीं कहा था? बेई कहता है, मम्मा चड्डी के अंदर रखना अनकंफर्टेबल लगता है। तभी सु को एक कॉल आता है। हेलो, हम जिनशी ग्रुप से बोल रहे हैं, आपकी क्लीनिंग जॉब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, लेकिन आपको तुरंत काम पर आना होगा। सु उनको रिप्लाई देती है, ठीक है, मैं अभी आती हूँ।
वह बेई से कहती है, मम्मा को जॉब मिल गई है, मुझे अब काम पर जाना होगा। बेई कहता है, ठीक है मम्मा, ऑल द बेस्ट। सू उससे कहती है, स्कूल में अच्छे से रहना, टीचर की बात सुनना। बेई उससे कहता है, बाय बाय मम्मा, मैं पप्पी के साथ खेलने जा रहा हूँ। फिर सीन जिन के ऑफिस का दिखाता है, जहाँ सू मैनेजर वोंग से मिलती है। वह उससे कहती है, ये एम्प्लॉय हैंडबुक है, इसमें तुम्हारा वर्क स्कोप लिखा हुआ है, आगे काम करो, ठीक है। मिस्टर जिन अपने ऑफिस पहुंचते हैं और अचानक से उन्हें वह स्मेल वापस आने लगती है। सेक्रेटरी पूछते हैं, मिस्टर जिन आप ठीक हैं? वह कहते हैं, टीम लीडर मैं ठीक हूँ। सेक्रेटरी कहते हैं, आपके हीट साइकिल के इफेक्ट्स बढ़ाते जा रहे हैं। मिस्टर जिन उससे कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बाहर जाओ पहले, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूंगा। सुजिन के केबिन में पहुंच जाती है क्लीनिंग के लिए और वह लाइट स्विच ढूंढ रही होती है क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा होता है। वह जिन को वहाँ बैठा देखती है और उससे पूछती है, क्या आप ठीक हो? जिन को फिर से वह स्मेल आती है। सो उनके पास जाके उनसे पूछने लगती है, आपने क्या कहा? मुझे क्लियरली सुनाई नहीं दिया। क्या आपकी तबीयत खराब है? तभी जिन उसे पकड़कर किस करने लगते हैं। वह उसे अपने से दूर करती है और कहती है, ये क्या पागलपन है, हवसी कहीं का, और वहाँ से चली जाती है। बट जिनको वापस फील होता है ये वही लड़की है। तभी वहाँ सिन आती है और जिनके पास आकर बैठती है, उसे सू और उसके बेटे बेई की फोटो दिखाती है, लेकिन वह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिन अपने सेक्रेटरी को कॉल करके केबिन में बुलाते हैं। वह उसे सू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। कहते हैं, आपके ऑफिस की क्लीनिंग की पूरी जिम्मेदारी उसे दी गई है। सेक्रेटरी मन में सोचते हैं, लगता है टीम लीडर अभी भी मान नहीं रहे कि उन्हें क्लीनिंग लेडी से प्यार हो गया है। हमें उसे जल्दी से जल्दी अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना देना चाहिए। सो मैनेजर वोंग से पूछती है, हमारे 52 वाले फ्लोर पर कौन काम करते हैं? उस फ्लोर पर कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के ऑफिस हैं, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट का ऑफिस भी। सो सोचने लगती है, मैं तो गई काम से, मैंने पहले ही दिन एक सीनियर मैनेजर को थप्पड़ मार दिया। अगर पहचान लिया गया तो मेरी जॉब तो गई हाथ से। मैनेजर वोंग को कॉल आता है। वह सू से कहती है, आज से तुम 52 वाले फ्लोर पर सीईओ के ऑफिस की क्लीनिंग की जिम्मेदारी संभालोगी। तुम बड़े काम के लिए बनी हो। सू कहती है, क्या मैं सिर्फ सीईओ का ऑफिस क्लीन करूंगी? सोचने लगती है, कहीं मैंने गलती से सीईओ को ही तो थप्पड़ नहीं मार दिया था। बेटा अब तो तू गई काम से। सिन ये बात सुन लेती है, कहती है, मुझे प्रेसिडेंट जिनके पास पहुंचने में 3 साल लग गए, लेकिन ये नगर निगम वाली कैसे सीधा डायरेक्ट उनकी गोदी में जाकर बैठ रही है, बस तुम देखते जाओ। सो जिन के ऑफिस के पास पहुंचती है और जिन को देखती है और सोचती है, ओह माय गॉड, ये वह कैसे हो सकता है? जिन सेक्रेटरी से पूछते हैं, आखिर सिन उस दिन मेरे केबिन में कैसे आई? सेक्रेटरी कहते हैं, मुझे नहीं पता वह औरत कहाँ से आ गई। जिन कहते हैं, तुरंत कंपनी की सारी फीमेल एम्प्लॉयज की थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करो, मुझे उन सब की वेयर अबाउट्स पता होनी चाहिए। सो ये सब सुन लेती है और घबरा जाती है कि ये लोग मेरी ही इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। अब मेरी जॉब चली जाएगी। मैंने 2 बार लगातार उसे थप्पड़ मारा है, मुझे डर है मेरी जॉब चली जाएगी, कहीं शायद मेरी जान भी न बचे। मुझे यहाँ से फुटना होगा, मैं दोबारा कभी इस जगह वापस नहीं आऊंगी। वह वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ बेई एक हस्की डॉग शियाओ के साथ मिस्टर जिन के ऑफिस पहुंच जाता है। यहीं रहती हो तुम? ये तो बिल्कुल वुल्फ का हैबिटेट नहीं लगता। तुम्हारा टीम लीडर कहाँ है? वह डॉग भाग जाता है। बेई भी उसके पीछे भागता है। तुम कहाँ जा रहे हो? मिस्टर जिन शियाओ से मिल जाते हैं। उससे कहते हैं, लिटिल बाई, तुम्हें आखिर याद आया, वापस आना। वह डॉग जिन को बताता है कि उसे एक ऐसा बच्चा मिला जो वुल्फ लैंग्वेज समझता है। जिन कहते हैं, हो सकता है वह हमारे क्लैन का ही मेंबर हो जो कभी अलग हो गया हो। बेई वहाँ पहुंच जाता है और कहता है, लिटिल वाइटी मत काटो, हैंडसम अंकल को डराओ मत। वह जिन से कहता है, आप डरना मत हैंडसम अंकल, शियाओ चला गया है, थोड़ा लेजी और शरारती था लेकिन काटता नहीं है। जिन उससे पूछते हैं, क्या तुम डॉग से बात कर सकते हो? बेई कहता है, मम्मा ने कहा है किसी को पता नहीं चलना चाहिए। वह जिन को बताता है, हैंडसम अंकल, मेरा नाम बेई है, मुझे अजीब या फ्रीक जैसा ट्रीट ना करने के लिए थैंक यू। साला सब मुझको सनकी समझते हैं, बट आपने मुझे इतनी प्रेशियस कॉटन कैंडी भी खरीदी। जिन उससे कहता है, क्या तुमने पहले कभी कॉटन कैंडी नहीं खाई? वह कहता है, नहीं, ये मेरी जिंदगी में पहली बार है। तो जिन कहता है, मेरी वेयरवुल्फ क्लैन का बिजनेस पूरी दुनिया में है और इधर मेरे नेक्स्ट जनरेशन के वारिस एक कॉटन कैंडी तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे। वह औरत आखिर कर क्या रही है? तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती। अंकल, आप मेरी माँ के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। मेरी मम्मा मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी हैं। अगर वह तुम्हारे लिए इतनी अच्छी हैं, तो कभी कॉटन कैंडी क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि मम्मा के पास पैसे नहीं होते। मेरी मम्मा 6 साल पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। बाद में उन्होंने मुझे अकेले ही पाला। मम्मा बहुत मेहनत करती हैं। मैं आपको मेरी मम्मा के बारे में बुरा बोलने नहीं दूंगा। जिनको याद आता है 6 साल पहले वह जब उस रात उस औरत से मिला था और उसे ट्राइब वालों ने नहीं भेजा था। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ बेई कहता है, मैं एक फोन कॉल करने जा रहा हूँ, क्या आप मेरा यहीं वेट करोगे? वे कहते हैं, ठीक है, और सोचने लगते हैं, मुझे मेरा वुल्फ कब मिल गया? उस औरत ने सच में मेरे बच्चे को जन्म दिया था। वह अपने सेक्रेटरी से कहते हैं, तुम कुछ लोगों को तुरंत यहाँ भेजो, मैं अपने वुल्फ कब को घर ले जाना चाहता हूँ। वह अपने बड़े भाई को भी कॉल करके कहते हैं, मुझे वुल्फ कब मिल गया, तुरंत किंडरगार्टन टीचर्स रिक्रूट करो, न्यूट्रिशनिस्ट अरेंज करो और कुछ और प्लेग्राउंड्स भी तैयार करो। मेरा वुल्फ कब पिछले 5 साल से सफर कर रहा है, मैं उसे सब डबल करके वापस दूंगा। सो वहाँ आती है
बेई से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहता है, मम्मा आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक अंकल के साथ खेल रहा था, उन्होंने मुझे कॉटन कैंडी भी खरीदी। सू कहती है, बेबी किसी अनजान आदमी से बुढ़ी के बाल कैसे ले सकते हो? आगे से ऐसा कभी मत करना। वह कहता है, अंकल अच्छे हैं, वह मेरे साथ बहुत अच्छे थे, उन्हें पता है मैं डॉग्स से बात कर सकता हूँ, उन्होंने मुझे पगलेट नहीं समझा। सू उसे समझाती है कि दुनिया में बहुत अच्छे और दयालु लोग होते हैं, लेकिन हमें ये बात सीक्रेट रखनी होगी। अगर बुरे लोगों को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। वह उसे घर चलने के लिए कहती है। बेई कहता है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम अंकल के साथ फिर खेलूंगा। मिस्टर जिन के लोग वहाँ आते हैं, तब तक बेई वहाँ से अपनी मॉम के साथ चला जाता है। टीम लीडर आप जो कह रहे थे, वह छोटा वुल्फ कब कहाँ है? मिस्टर जिन कहते हैं, क्या तुम मेरे मरने का वेट कर रहे थे तब आते? फिर वे लोग घबरा के भाग गए, सच में भाग गए। वह बेई के बालों को उठाकर कहते हैं, ये मेरे बच्चे का बाल है, इसे टेस्टिंग के लिए ले जाओ। आज से मैं अपने वुल्फ कप को जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। किराया, बिजली पानी के बिल, खाने का खर्चा सब टाइम टू टाइम करूंगा। सो अपने घर में बैठकर सोचती है, बेई की सर्जरी का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऊपर से लगातार 2 जॉब्स चली गईं, सो अलग। मैं इतनी अनलकी क्यों हूँ महादेव? लगातार 2 बार उस बैड इंसान से टकरा गई। हाँ, काश मैं बेई की तरह होती, काश मुझे भी कोई अच्छा इंसान मिल जाता। बेई को अचानक से बहुत गर्मी लगने लगती है, सो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर आती है। कहती है, प्लीज डॉक्टर मेरे बच्चे को बचा लीजिए, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बच्चे को क्या हुआ? वहीं जिन भी हॉस्पिटल में ही रहते हैं, क्योंकि एल्डर बाई की तबीयत काफी खराब हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। सेक्रेटरी जिनसे कहते हैं, यह दुख और खुशी का फर्क होता है। पहले सुना वुल्फ कब मिल गया, थोड़ी देर बाद सुना वह फिर से गायब हो गया। मेरा दिल ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर एल्डर बाई 100 साल से ज्यादा उम्र का पुराना वुल्फ था। मिस्टर जिन कहते हैं, तुम कहना क्या चाह रहे कि ये मेरी गलती है? सेक्रेटरी कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ। वुल्फ गॉड आपकी रक्षा करें, टीम लीडर को जल्दी एक अच्छा पार्टनर मिले। मिस्टर जिन सोचने लगते हैं कि मुझे फिर से उस औरत की खुशबू महसूस हो रही है। नर्स बेई को रूम के अंदर ले जाती है। बाहर एक आदमी बैठा रहता है जो सू से कहता है, हेलो, मुझे अर्जेंटली रेस्टरूम जाना है, क्या आप थोड़ी देर मेरा बेबी पकड़ लोगे? सू बच्चे को पकड़ लेती है। मिस्टर जिन वहाँ आते हैं, सू से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सू घबरा जाती है, अब क्या करूँ? क्या वह मुझसे हिसाब बराबर करने आया है? मिस्टर जिन सोचने लगते हैं, पिछली बार ओल्ड हाउस में मुझे इसका सेंट फेमिलियर लगा था, फिर से यही? क्या उस रात भी यह थी? सू कहती है, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, यह हॉस्पिटल है, कोई बेवकूफी मत करना। मिस्टर जिन उससे पूछते हैं, तुम परसों रात कहाँ थी? वह सोचने लगती है, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या ये मेरा चेहरा क्लियरली नहीं देखे थे उस रात? वह उन्हें कहती है, आपको क्या मतलब? मैं तो घर पर थी। मिस्टर जिन उसके बच्चे को देखते हैं, सोचने लगते हैं, ये वह बच्चा क्यों नहीं है? क्या सच में ये वह नहीं है? वह वापस से सू के पास जाने लगते हैं। तभी वह आदमी रेस्टरूम से वापस आ जाता है और कहता है, तुम उसे हैरास क्यों कर रहे हो? जिनको लगता है कि वह आदमी सू का हस्बैंड है, मैंने गलत समझ लिया है। वह वहां से सॉरी कहकर चला जाता है। सेक्रेटरी उनके पास आकर कहता है, टीम लीडर, एल्डर ब्रदर की कंडीशन ठीक नहीं थी। डॉक्टर सू से कहते हैं, फिलहाल बच्चे को कोई और हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ फीवर है। ये शायद रैपिड ग्रोथ और कान के चेंजेस की वजह से इन्फ्लेमेशन है, लेकिन सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड लग रही मुझे। सू पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कहते हैं, मैं पहले मेडिसिन लिख देता हूँ, फीवर कम करते हैं, सर्जरी के लिए बाद में प्लानिंग करनी होगी। इधर मिस्टर जिन को उनके भाई कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी वुल्फ क्लैन को डेडिकेट की है, कभी सेल्फिश नहीं रहा। जब आपके पेरेंट्स की ट्रेजिक मौत हुई, तब आप सिर्फ 7 साल के थे और क्लैन लीडर बने। मैं आपको सिर्फ लीडर नहीं, अपने बच्चे की तरह मानता हूँ। मेरा टाइम आ गया है। एक ही अफसोस है, जब मैं एंसेस्टर्स से मिलूंगा तो उनका सामना कैसे करूंगा? सू सोचने लगती है, काश मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं तुम्हारी सर्जरी करवा पाती। सू डे ऑफ ले लेती है ताकि वह बेई के साथ टाइम स्पेंड कर सके। रास्ते में अचानक से बिलबोर्ड पर एक एड दिखाया जाता है, जहां सू की फोटो के साथ यह लिखा था कि 6 साल पहले एक अबैंडन चर्च में ये प्रेग्नेंट हुई थी। ये एडवर्टाइजमेंट सू भी देख लेती है। सिन वहां आती है, उसे ताने मारने लगती है कि क्लीनिंग लेडी बनके अब तुम यहाँ किसको सिड्यूस करने आई हो? सो वहां से अपने बच्चे को लेकर जाने ही लगती है। सिन कहती है, ये बिल्डिंग मैंने खरीद ली है जिन फैमिली के नाम पर, और यहाँ प्लेग्राउंड बनेगा तो तुम यहाँ से निकल जाओ। वे लोग जबरदस्ती सू और बेई को निकालने लगते हैं। वहाँ मिस्टर जिन पहुंचते हैं। सिन से कहते हैं, तुम हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब कर रही हो, मैं तुम्हें इस कंपनी से फायर करता हूँ। मिस्टर जिन सू से पूछते हैं, क्या अब बच्चे की तबीयत ठीक है? सो उन्हें थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। घर आकर वह बेई की टेल चेक करती है। कहती है, डॉक्टर ने कहा है ये तुम्हारे एंसेस्टर्स से तुम्हें मिले हैं। सू को कॉल आता है जिनके सेक्रेटरी का। सू को जॉब मिल गई है, वह कल से जॉब ज्वाइन कर सकती है जिनके घर पर। वह सोचने लगती है, मैंने उसे थप्पड़ मारा, हवसी भी कहा, लेकिन उसने फिर भी मुझे जॉब के लिए हायर किया है। क्या वह अच्छा आदमी है? मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए कल जाकर। वह बेई से कहती है, मुझे वापस जॉब मिल गई है। नेक्स्ट डे वह जिन के घर पहुंच जाती है। केयर टेकर उसे पूरे विला को क्लीन करने की जिम्मेदारी के बारे में बताती है। सू हॉल में बहुत सारे टॉयज देखती है। उसे पता चलता है ये टॉयज जिन ने अपने बच्चे के लिए मंगवाए हैं। केयर टेकर उसे घर का टूर करवाती है। एक रूम दिखाती है जहाँ फिलहाल कोई नहीं रहता है, लेकिन जिन ने वह रूम अपनी बीवी और बच्चे के लिए बनवाया है।
अब सु क्लीनिंग कर रही होती है, जिनको देखकर सोचती है ये कितना हैंडसम है, फिजिक भी अच्छी है, लेकिन क्या फायदा, इसकी तो शादी हो गई है। तभी सेक्रेटरी वहाँ डॉक्टर लू के साथ पैटर्निटी टेस्ट्स की रिपोर्ट लेकर आते हैं, जिनने बेई के बालों का टेस्ट करवाने के लिए बोला था ना। सु भी इंटरेस्टेड हो जाती है जिनके बेटे के बारे में पता करने के लिए। वह जिनके पास आकर क्लीनिंग करने लगती है ताकि वह सारी बात सुन सके। जिनके हाथ से रिपोर्ट्स गिर जाती हैं। सो जब उन्हें रिपोर्ट्स उठाकर देती है, वह बेई नाम PRH लेती है, कहती है ये मेरे बेटे का भी नाम है। डॉक्टर लू भी सू को पहचान लेती है क्योंकि दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ाई करते थे। जिन रिपोर्ट्स देखते हैं कहते हैं ये मेरा बच्चा हो या ना हो, लेकिन ये हमारे क्लैन में से किसी का भी बच्चा हो सकता है। सेक्रेटरी कहते हैं जिस बच्चे को हम इतने सालों से ढूंढ रहे थे वह फाइनली मिल गया। मिस्टर जिन कहते हैं मैंने जो भी फेशियल डिस्क्रिप्शन दिया है उस बच्चे का, उस बेसिस पर उसे ढूंढो। डॉक्टर लू कहती है मैं इतने सालों से जिन टीम लीडर के साथ हूँ तो उनके साथ रहने का राइट सिर्फ मेरा है। जिनको उनका बच्चा तो मिल गया है लेकिन उसकी माँ नहीं मिली है। अभी तक मुझे लगता है सू ही उस बच्चे की माँ है, क्योंकि 6 साल पहले अचानक से वह प्रेग्नेंट हो गई थी। उसने बच्चे को जन्म भी दिया था। जब जिन सेक्लूजन में थे तब भी सू उनके आसपास ही थी। सू के बच्चे का नाम, डेट एंड टाइम भी मैच कर रहे हैं। डॉक्टर लू किसी को कॉल करती है, कहती है तुमने मुझसे सू के बारे में पूछा था ना, क्या तुम उसके साथ टाइम पास करना चाहते हो। सेक्रेटरी डॉक्टर लू को बाहर किसी से बात करते हुए सुनते हैं। उन्हें डॉक्टर पर शक होने लगता है। वह तुरंत कॉल करके पूछते हैं क्या लास्ट पैटर्निटी टेस्ट का सैंपल अभी भी वहाँ है, वापस से उसकी एक और रिपोर्ट बनवाओ और मुझे भेजो। सू के पास एक आदमी का कॉल आता है। वह आदमी और कोई नहीं, सू का क्लासमेट यान रहता है। वह स्कूल टाइम से सू को बहुत पसंद करता था। डॉक्टर लू यह बात जानती थी, इसलिए वह यान को अप्रोच करती है ताकि वह सू को अपने रास्ते से हटा सके। उसे सू के वेयर अबाउट्स के बारे में भी बताती है। यान उससे कॉल पर कहता है मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपके मेडिकल बिल्स आउटस्टैंडिंग हैं। सू कहती है आप मुझे थोड़े दिन दीजिए, मैं उन्हें पे कर दूंगी। वह कहता है अभी हॉस्पिटल में डिस्काउंट पॉलिसी चल रही है तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। नेक्स्ट डे सू बेई को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। यान अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्पिटल के एक रूम में सू का वेट कर रहा होता है। सू रूम में घुसते ही उसे पहचान लेती है और उसे उसकी नीयत भी समझ आ जाती है। वह वहां से भागने लगती है लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं। यान उससे कहता है ये मेरे फादर का हॉस्पिटल है, यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। मैं तुमसे कितना प्यार करता था लेकिन तुमने कभी मुझे नहीं अपनाया। यानसू के पास आने की कोशिश करता है। बेई वुल्फ की तरह हॉल करने लगता है। जिन उसी समय हॉस्पिटल में रहते हैं वह हाउलिंग सुनकर भागते हैं, हाउलिंग की आवाज की तरफ। बेई अपनी सुपर पावर से उन सबको दूर फेंक देता है। जिन सारे रूम्स चेक करने लगते हैं और वह उस रूम तक पहुंच जाते हैं। आगे हम देखते हैं जिनसू और बेई को अपने घर ले आते हैं। सू के ब्रदर को भी सेफ जगह शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में जिनसू के रूम में आते हैं। सू कहती है मुझे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने हैं। तभी जिन अपने ईयर्स दिखाते हैं। सू देखकर शॉक्ड हो जाती है, कहती है बेई के भी ईयर्स ऐसे ही हैं। वे बताते हैं बेई एक वुल्फ कब है जो खो गया था, तुमने नोटिस किया है। बेई इंसान से अलग है। सू कहती है हाँ उसकी वुल्फ जैसी टेल और ईयर्स हैं। क्या बेई डेंजर में है। जिन कहते हैं नहीं, वह जब बड़ा होगा उसे सब कुछ समझ आ जाएगा। ये सुनकर सू खुश हो जाती है। जिन कहते हैं क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा बेई एक वुल्फ है, इंसान नहीं। सू कहती है वह जैसा भी है मेरा बेटा है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब उसे सर्जरी की जरूरत नहीं है। जिन्स उसे कहते हैं कि वह उसके साथ अब इसी घर में रहे ताकि वह बेई की केयर कर सके और उसे प्रोटेक्ट कर सके। बेई एक नॉर्मल स्कूल लाइफ भी एंजॉय कर पाएगा। अगले दिन सू सारा सामान पैक कर रही होती है। बेई पूछता है मम्मा हम वह अंकल के घर पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्या वह मेरे फादर हैं। सू सोचने लगती है क्या सच में मिस्टर जिन ही बेई के फादर हैं। जिन अपनी स्टाफ से कहते हैं घर में कुछ गेस्ट्स आ रहे हैं, उनके लिए रूम्स क्लीन कर दो, किंडरगार्टन के एनरोलमेंट प्रोसीजर भी कंप्लीट कर दो। वह स्टाफ पूछती है क्या आपने वह लेडी और अपने बच्चे को ढूंढ लिया है। यह सुनकर एल्डर बाई आते हैं, पूछते हैं क्या यह सच है। जिन सोचते हैं उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, वे जो समझ रहे उन्हें समझने दो। एल्डर बाई आर्डर देते हैं उनके ग्रैंड वेलकम की तैयारी के लिए। एल्डर बाई सू और बेई का वेलकम करते हैं और कहते हैं फाइनली मैं वुल्फ कब को देख पा रहा हूँ, और लेडी आप ही ने हमारे क्लैन लीडर की जान बचाई है। हमारे वुल्फ क्लैन के सबसे बड़े रक्षक हैं आप। सू ये सब कुछ समझ नहीं पाती है। वह जिन से पूछती है आखिर ये क्या बोल रहे हैं। जिन उससे कहता है वे बूढ़े और कमजोर हो चुके हैं। मुझे डर था कि हमें ना कोई वुल्फ कब मिलेगा ना ही कोई सही मेट, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ और समझ लिया। सॉरी, मैं ये सारी चीजें तुमसे पहले डिस्कस नहीं कर पाया। डॉक्टर लू को मैसेज आता है कि यान को जो काम उसने बोला था वह नहीं हो पाया। वह सोचने लगती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो डायरेक्टर जिन को पता चल जाएगा बेई की मॉम सू है। अब मुझे उसकी रेपुटेशन खराब करनी होगी कंपनी में। अब सीन देखते हैं जिन के ऑफिस का, जहाँ सू के कोवर्कर्स उससे कहते हैं कंपनी में सबको पता है कि तुम क्या कर रही हो। सू एक क्लीनिंग वर्कर जिसकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल उलझी हुई है।
कॉलेज के दौरान बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई थी और अब अपनी नौकरी की पोजीशन का फायदा उठाकर मालिक के बैंक्वेट में अलग अलग मर्दों को फंसाने की कोशिश करती है। कोवर्कर उसे फोटोज भी दिखाते हैं। सू कहती है, ये सारे फोटोज फेक हैं। वे लोग उससे कहते हैं, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है? वे सब उसे पकड़कर बाथरूम में बंद करने की कोशिश करते हैं। वहाँ सिस्टम मैनेजर भी आती है, वह भी सू के साथ बदतमीजी करने लगती है। तभी वहाँ जिन आते हैं। सेक्रेटरी से कहते हैं, जिसने भी सू के साथ बदतमीजी की है और उसके बारे में गलत रयूमर्स फैलाए हैं, उन सबको जॉब से निकाल दो। वह सू को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। जिनसू से कहते हैं, अब तुम्हें क्लीनिंग वाली जॉब करने की जरूरत नहीं है। सू कहती है, लेकिन यही मेरी आखिरी जॉब है, मुझे अनएम्प्लॉयड होकर आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। जिन कहते हैं, मैंने सुना है तुम स्कूल में काफी ब्राइट स्टूडेंट थी, तुम वापस से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लो। बच्चे की वजह से तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन तुम वापस ट्रैक पर आ सकती हो। सू कहती है, क्या मुझे स्कूल में वापस एडमिशन मिलेगा? जिन कहते हैं, वह सब मैं देख लूंगा। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं जहाँ सेक्रेटरी जिन को पैटर्निटी टेस्ट के रिपोर्ट्स लाकर देता है जो उसने वापस से कंडक्ट करवाया था, बट जिन वो रिपोर्ट्स नहीं देखते हैं। सू वापस से स्कूल ज्वाइन कर लेती है ताकि वह अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। जिनसू को स्कूल के बाहर एक आदमी के साथ देखता है, इस वजह से उसे जेलसी होने लगती है। उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। उस रात जिनसू के रूम में अचानक से आते हैं, उससे कहने लगते हैं, तुम्हारी स्मेल मुझे जानी पहचानी सी लगती है। अगले दिन सू सेक्रेटरी से पूछती है, कल रात जिन अचानक से मेरे रूम क्यों आए थे? वे कहते हैं, टीम लीडर को कुछ खास हेल्थ कंडीशन है। सू पूछती है, कैसी खास कंडीशन? सेक्रेटरी कहते हैं, जब आप हमारी वुल्फ ब्लड लाइन के बारे में जानती हो तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए था कि हर 6 साल में ऑफिशियल हीट से पहले एक वल्नरेबल पीरियड आता है और पिछले सालों में क्लैन चीफ खुद को अलग कर लेते थे और अकेले रहते थे। 6 साल पहले जंगल के वुडन केबिन में आप ग्रुप लीडर के साथ थीं। सो ये सुनकर सोचने लगती है, 6 साल पहले साउथ अमेरिका का वुडन हाउस। तभी जिन हमेशा कहते हैं कि मेरी सेंट बहुत अलग है, उन्हें जानी पहचानी सी लगती है। वह पहचान सकते थे, क्या जिन ही वह आदमी थे 6 साल पहले? फिर पैटर्निटी टेस्ट ने कैसे प्रूव कर दिया कि बच्चा उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है? अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि असल में हो क्या रहा है। सो नेक्स्ट डे जिन एंड बेई की ईटिंग हैबिट्स को नोटिस करने लगती है। दोनों की हैबिट्स उसे काफी सिमिलर लगती हैं। सू कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो चलो दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। दोनों के फोर्क्स उठा लेती है टेस्ट के लिए। जिन सू को स्कूल छोड़ने आते हैं। जब सू स्कूल पहुंचती है, प्रोफेसर चेन उनसे मिलते हैं। वहाँ डॉक्टर लू भी रहती है। वह कहती है, सू को स्कूल में वापस एडमिशन दिलवाने के लिए मिस्टर जिन ने एक बिल्डिंग डोनेट की है। स्कूल में मिस्टर जिन की सिस्टर आती है, सू के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात करती है। ये सब सुनकर प्रोफेसर चेन कहते हैं, प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन खराब हो तुम्हारी वजह से। बहुत मेहनत से एस्टेब्लिश किया है हमने ये सब, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। मिस्टर जिन वहाँ आते हैं। वह सबसे कहते हैं, सू को मैं बहुत पसंद करता हूँ, ये मेरी होने वाली वाइफ है। फिर वह सू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सू जिन से पूछती है, क्या तुमने जो भी स्कूल में कहा था वह सच है? मिस्टर जिन कहते हैं, हर एक बात सच है। सू ने जो फोर्क्स टेबल से उठाए थे उसे वह टेस्ट करवाने के लिए दे देती है। जब वह क्लिनिक से बाहर आती है, कुछ लोग उसे जबरदस्ती कार में बैठा कर ले जाते हैं। मिस्टर जिन को पता चलता है सू अभी तक घर नहीं आई है। नेक्स्ट सीन में सू को मिस जिन और डॉक्टर लू टॉर्चर कर रहे होते हैं। मिस जिन सू को नाइफ से मारने ही वाली होती है। तभी सू उससे कहती है, मैं चली जाऊंगी, अगर तुम मुझे बहुत सारे पैसे एडवांस में दे दोगी तो। मिस जिन कहती है, ठीक है, रुक जाओ, मैं अभी बैंक को बोलती हूँ पैसा अरेंज करने के लिए। डॉक्टर लू मिस जिन को समझाती है, बेवकूफ मत बनो, ये ट्रैप है। लेकिन मिस जिन वहाँ से चली जाती है पैसे अरेंज करने के लिए। डॉक्टर लू सू से कहती है, स्कूल में तुम्हें सब पसंद करते थे, टीचर्स भी, स्टूडेंट्स भी, और अब तो टीम लीडर भी तुम पर फिदा है। आखिर तुम में ऐसा क्या है? तुम्हें ये राइट किसने दिया? तुम सबको कैसे कंट्रोल कर लेती हो? तुमने मिस्टर जिन, रुयू और बेई का पैटर्निटी टेस्ट के रिपोर्ट्स को चेंज किया था ना? डॉक्टर लू कहती है, क्या बकवास कर रही हो तुम? सू कहती है, मेरे पास इसका जवाब है। वहाँ मिस्टर जिन पहुंच जाते हैं और सू को वहाँ से ले जाते हैं। तभी सेक्रेटरी आकर बताते हैं कि लू फैमिली और मिस रुजिंग के लोग नीचे खड़े हैं। मिस्टर जिन कहते हैं, मुझे उनसे अकेले में बात करनी है। वे लोग मिस्टर जिन से कहते हैं, इन सालों में मैं क्लैन मेंबर्स पर डिसिप्लिन रखने में थोड़ा ढीला पड़ गया था। तभी टीम लीडर जिन के पास मिस सू का एक पैकेज आता है। एल्डर बाई देखकर सोचने लगते हैं कि ये ऑथेंटिकेशन सेंटर से दिख रहा है, मिस सू को डीएनए टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? तभी लू फैमिली के लीडर कहते हैं कि मिस सू को शायद पहले से पता था, उसने खुद कहा था कि उसका बच्चा क्लैन चीफ का खून नहीं है, इसलिए मैं काफी टाइम से मौका देख रहा था बच्चे को उसके बायोलॉजिकल फादर के पास ले जाऊं। सू वहाँ आती है, कहती है, मिस्टर जिन आप रिपोर्ट्स खोल के देखिए। वह रिपोर्ट देखकर कहते हैं, बेई मेरा ही बच्चा है। सेक्रेटरी कहते हैं, अगर आपने पिछली बार जो रिपोर्ट भेजी थी वह खोलकर देखी होती तो आपको सच काफी पहले पता चल जाता। आखिर हुआ क्या था? लू लिफिंग ने किया, हाँ, उसने पहली रिपोर्ट चेंज की थी, मुझे कुछ गड़बड़ लगा इसलिए मैंने दूसरा टेस्ट करवाया। मिस्टर जिन कहते हैं, सेक्रेटरी से इंटरनल इंक्वायरी करवाओ और क्लैन के रूल्स के अकॉर्डिंग इन सबको सजा मिलेगी। फिर मिस्टर जिनसू को सबके सामने प्रपोज करते हैं और उनसे शादी कर लेते हैं और इस तरह ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।
है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जिससे आपसे वीडियो मिस हो जाती है। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, ताकि धनाधन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ओनल।